वीडियो में यही बात करेंगे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी परमिट होल्डर क्या होता है। पहले देखेंगे परमिट क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी परमिट होल्डर क्या होता है, इशूअर क्या होता है और रिसीवर क्या होता है। और पूरे हम लोग हजार्स के बारे में, कंट्रोल के बारे में भी देखेंगे और एक एक स्टेप के बारे में देखेंगे कि इसमें कितना सेक्शन होता है और रिस्पॉन्सिबल पर्सन परमिट होल्डर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, रिसीवर की क्या होती है और इनिशिएटर क्या होती है। और हम ये भी देखेंगे कि हमारे में परमिट में कितने सेक्शन होते हैं और उसमें कब हम लोग परमिट लेते हैं, कब हम लोग एक्सटेंड कराते हैं, कब हम लोग कैंसिलेशन कराते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं इसका डिफिनेशन परमिट वर्क क्या होता है। तो परमिट वर्क सिस्टम इज अ फॉर्मल एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये क्या करता है, कोई भी ऐसा रिस्क को, हाई रिस्क को कंट्रोल करके एक्सेप्टेबल रिस्क में लेके आता है। हम लोग रिस्क को कंट्रोल करने के लिए परमिट लेते हैं। अब इसमें हमारा परमिट बता देते हैं कि परमिट कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो मेनली हमारे पास परमिट दो टाइप का होता है, एक हॉट वर्क, एक कोल्ड वर्क। हॉट वर्क में क्या होता है, जिसमें आपका ओपन फ्लेम हो, वेल्डिंग हो, फिर कटिंग हो, फ्यूम्स हो या फिर स्पार्क उत्पन्न होता है। सिंपल से बात हम समझिए, जिसमें स्पार्क, जिसमें हीट हो, जिसमें गर्मी हो, उसको हॉट। और हॉट मतलब पता ना क्या होता है, गर्म। तो जिसमें स्पार्क, हीट, फ्यूम्स वगैरह कुछ भी ऐसा है, ठीक है, जो हीट उत्पन्न करे, फ्यूम्स उत्पन्न करे, लाइट उत्पन्न करे, स्पार्क उत्पन्न करे, उस काम को हम लोग हॉट वर्क में लेते हैं। जैसे हम ग्राइंडिंग, कटिंग, वेल्डिंग करना तो हॉट वर्क का परमिट लेते हैं ना। आप देखे होंगे हम लोग 3 परमिट लेते हैं, हॉट वर्क, जनरल और वर्क एट हाइट के लिए। अभी हमारा 3 ही काम चल रहा है, जैसे काम बढ़ेगा तो उसके लिए हम अलग से परमिट लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग हॉट वर्क परमिट लेते हैं। अब हॉट वर्क में क्या हजार्ड्स एंड प्रिकॉशन है, मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया आपका हॉट वर्क का। उसके बाद से अब कोल्ड वर्क में क्या आता है, आपको वर्क एट हाइट के लिए काम करना है तो उसके लिए अलग परमिट लेना पड़ेगा। आपको इलेक्ट्रिकल पैनल बनाने में काम करना है तो उसके अलग परमिट लेना पड़ेगा। आपको अगर कन्फाइंड में काम करना है तो आपके लिए अलग परमिट लेना पड़ेगा। कन्फाइंड स्पेस में भी अगर स्पार्क को स्पार्क है तो उसके लिए अलग से परमिट लेना पड़ता है हॉट वर्क के लिए। समझ में आया? अगर आपको कोई कहीं पे मेंटेनेंस का काम करना है, किसी इक्विपमेंट में या फिर कहीं लाइन ब्रेक में करना है, आप बहुत सारा पाइपिंग का आप काम करते हैं, पाइप में कहीं लीकेज हो गया, उस सेक्शन को आपको कुछ मेंटेनेंस करना है, वेल्डिंग करना है, तो पहले उसके लिए लाइन ब्रेक के लिए हम परमिट लेते हैं, दोनों साइड को क्लोज करते हैं। बाकी आगे कोई भी आपके पास बहुत सारे टॉक्सिक गैस भी यूज करेंगे तो उस गैस को पर्च करके बाहर निकालते हैं ताकि उस वेल्डिंग के प्रोसेस में कोई स्पार्क ना लगे, कोई खतरा ना हो। ये तो पतला पतला पाइप, मोटा मोटा पाइप में भी आप लोग काम किए होंगे जिसके अंदर जाकर काम करते हैं। तो अंदर जाकर कब काम करेंगे, जब हमारा सेफ पाइप रहेगा तभी तो काम कर सकते हैं। उसमें कोई गैस ना हो, कोई टॉक्सिक गैस ना हो, उसमें लाइट अच्छा से हो। ठीक है, तो समझ में आ गया हॉट वर्क, कोल्ड वर्क। कोल्ड वर्क में बाकी सब सेक्शन आ जाते हैं। ठीक है, उसमें लिफ्टिंग शिफ्टिंग करना है आपको, मटेरियल शिफ्ट करना, उसके लिए अलग परमिट होता है। मटेरियल शिफ्टिंग के लिए अलग। हाँ, लिफ्टिंग शिफ्टिंग, रिगिंग के लिए अगर क्रेन से कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं तो जनरल वर्क में आ जाएगा, बट हम क्रेन के माध्यम से कर रहे हैं तो उसको लिफ्टिंग शिफ्टिंग परमिट बनता है। ठीक है, कोल्ड वर्क परमिट में आ गया पेंटिंग, सेंटिंग, ये स्कैफोल्डिंग, इरेक्शन, डिसमेंटल, ये सब हमारा कोल्ड वर्क में आ जाता है। ठीक है, कन्फाइंड स्पेस के लिए आपको कन्फाइंड स्पेस पहले बता दूं क्या होता है। कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे आने जाने का रास्ता सीमित होता है, जिसमें लाइटिंग की कमी होती है, जिसमें ऑक्सीजन कमी होगा, ऑक्सीजन बढ़ भी सकता है, कोई गैसेस हो सकता है, उसमें कोई टॉक्सिक गैस होता है, कोई फ्लैमेबल गैस हो सकता है। ठीक है, और क्या होता है वो, मतलब जगह क्या होता है, एक लिमिटेड, मतलब कि कुछ टाइम के लिए काम करने के लिए होता है, वो परमानेंट रहने के लिए नहीं बनाते हैं जी। हाँ, उसमें मतलब कि कुछ टाइम के लिए काम करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, जिसमें आने जाने का रास्ता, जैसे वेसल्स हो गया, टैंक हो गया, वॉल्व हो गया। ठीक है ना, वेसल टैंक हो गया, उसमें आने जाने का रास्ता सीमित होता है ना, छोटा सा वॉल्व होता है, उसमें आने जाने का रास्ता एक हो। ठीक है, मतलब वो हम लोग मनुष्य के रहने के लिए नहीं होता है। ठीक है, वो उस एरिया को हम कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। हमारा ऑफिस हमारा कन्फाइंड स्पेस नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग इसमें रहते हैं, हमारे पास 40 में वेंटिलेशन सिस्टम है, लाइट है, एसी गीसी है, पंखा है, फिर आने जाने का रास्ता पूरा है, तो इसको हम लोग कन्फाइंड स्पेस नहीं बोल देंगे। हाँ, इसको तब बोल सकते हैं इस पूरा क्लोज हो, इसमें आने जाने का रास्ता एक बस होल हो, उसमें आने जाने में भी दिक्कत हो। ऑफिस भी हो सकता है जब हम चारों तरफ से इसको क्लोज कर देंगे, पूरा बंद कर देंगे इसको, हम केवल इसमें एक होल रख देंगे, वन वे, उसमें केवल एक आदमी जा सकता है, और उसमें भी बहुत सारा सेक्शन, उसके लिए परमिट लेना पड़ता है, उसके लिए उसमें देखना पड़ता है क्या हजार्ड्स है, उसके लिए भी एक आदमी को अटेंडेंट रहता है बाहर में, एक जो इंटर्न होगा उसको, उसका दोनों कम्युनिकेशन मिलाएगा, फिर अटेंडेंस सीट होता है उसका। ठीक है, ये सब प्रोसेस से जाना पड़ता है। एंट्री टाइम में साइन होता है, फिर जो जाएगा उसका साइन होगा, जो आएगा उसका साइन होगा, कब जा रहा है, कब आ रहा है। उसके बाद उसमें टेम्परेचर देखते हैं, उसमें लाइटिंग देखते हैं, उसमें गैस देखते हैं, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते हैं, उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम पर वहाँ पे करते हैं कि उसमें अंदर क्या है, बाहर क्या है, उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, लाइट से करे या फिर वॉकी टॉकी से करे। उसमें एवरी 10 मिनट 15 मिनट का हम लोग गैस का मॉनिटर करते हैं, लाइट का मॉनिटर करते हैं, वो इंटरनेट का काम होता है। हाँ, जब तक ये जो
अटेंडेंट होता है जो बाहर आता है, वो कभी भी साइट छोड़ के जब तक अंदर बंदा है तब तक वो कभी नहीं जाता कहीं। ठीक है, क्योंकि अंदर क्या हो सकता है कुछ आपको पता है, मैंने कितना बार आपसे डिस्कस किया कि कोई भी चीज अगर किसी भी गैसियस से कॉन्शियस मतलब कि चपेट में आता है तो कुछ टाइम तक उसको बचा लेंगे तो बच सकता है, अगर उसको ज्यादा देर तक नहीं बचाएंगे तो नहीं बच पाता है। पता है ना, हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, हल्का शॉक लगा है, अगर हम गिर गए हैं, बेहोश हो गए हैं, तो मे भी उसको हम लोग ट्रीटमेंट देंगे, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो मे भी बच सकता है, बट अगर ज्यादा देर तक छोड़ देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। और ज्यादा शॉक लगेगा तो बचेगा नहीं, वो तो अलग बात है। बट जो बचने वाला है वो भी नहीं बच पाएगा ज्यादा देर तक आप उसको छोड़ देंगे। तब सपोज हम कोई गैस एक्सपोजर कर लिए, हम बेहोश हो गए, तो मे भी अगर ले जाएंगे तो बचने वाला वो तो बच जाएगा, बट अगर उसको 2-4 घंटा छोड़ देंगे तो ऐसा ही मर जाएगा। ये खुद आप लोग खुद इतना सोच सकते हैं। ठीक है, लाइन ब्रेक के लिए मैंने बताया ना, लाइन ब्रेक के लिए लाइन हो गया उसको ब्रेक करना है तो पहले दोनों से वर्क मेंटेनेंस, हाँ मेंटेनेंस के लिए उसके अलग से परमिट आता है, मेंटेनेंस करना है। अगर इलेक्ट्रिकल पैनल काम करना है तो उसको लॉक और टॉगल सिस्टम लेना पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि हमारे परमिट में 4 सेक्शन है हमारे परमिट में, और कोई भी काम हम लोग करते हैं ना तो उसमें क्या हजार्ड्स है, ठीक है, उसके बारे में उसका प्रिकॉशन कंट्रोल में भी मेंशन आता है। तो जब हम लोग कोई भी ऐसा काम करना है जिसमें हजार्ड्स है, जैसे हम केवल हम आ जा रहे हैं साइट पे तो उसके लिए नहीं चाहिए परमिट, बट ऐसा साइट में हमको कुछ भी ऐसा एक्टिविटी करना है वर्क एट हाइट पे या फिर कन्फाइंड बेसिस में या फिर कटिंग वेल्डिंग सोल्डिंग कुछ भी करना है आपको, तो उसमें हजार्ड से कुछ ना कुछ, इवन हम कुछ मटेरियल भी शिफ्ट करें तो उसमें भी हमको हजार्ड से खतरा है ना, में भी गिर सकते हैं। तो हम लोगों को साइट पे हमको आने के बाद कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करना है तो उससे पहले हम लोग को परमिट लेना होता है, और परमिट हम लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी हॉट वर्क में क्या हजार्ड से क्या प्रिकॉशन पूरा मेंशन आता है। जब हम टिक आउट करते हैं ना तो उसमें हम लोग इंश्योर कर लेते हैं कि सच में हम लोग अभी हॉट वर्क पे काम करने हैं, तो इसलिए हम लोग जो भी प्रिकॉशन है कि नहीं लिए हैं। अभी मैं आपको परमिट को बुक के माध्यम से सब सेक्शन करके दिखाऊंगा, तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो हमारे एक परमिट टू वर्क में मेनली 4 सेक्शन होता है। ठीक है, एक होता है इशूअर जो कि हमारे क्लाइंट के माध्यम से होते हैं। ठीक है, अब उनमें क्या है, इशूअर में क्लाइंट के माध्यम से होंगे। ठीक है, और उसके बाद से एक होता है रिसिप्ट मतलब उसको रिसीवर बोलते हैं, परमिट रिसीवर। ठीक है, उसके बाद से एक परमिट होल्डर होता है। ठीक है ना, तो परमिट एक इशू करता है, एक रिसीव करता है, और उसके बाद क्या करता है, एक होल्डर होता है। 3 पर्सन होता है एक परमिट में। तो परमिट इशू कर दिया, तो परमिट इशू एक क्लाइंट के माध्यम से कोई इंजीनियर होगा या फिर लाइन इंजीनियर होगा, यानी कि हमारा कोई एक जो हमको टीम लीड करता होगा, वो लाइन इंजीनियर हो जाए, पैकेज ओनर भी होगा जो कि क्लाइंट के माध्यम से होगा। और परमिट रिसीवर मतलब कि वो एक जैसे हमारे कंपनी हो गया तो हमारे कंपनी में एक मैनेजर होगा, एक इंजीनियर होगा, उसके पास तो बहुत सारे सुपरवाइजर होते हैं, हो ना। एक केवल हमारे कंपनी में हम वेंडर छोटा छोटा वेंडर के पास भी 1 से 2 आदमी मतलब कि सुपरवाइजर होते हैं, इंजीनियर होते हैं ना। तो हमारे कंपनी के जो मतलब कि सबसे टॉप में इंजीनियर है वो हमारे परमिट रिसीवर में आ जाएंगे। और हमारे अंडर में भी सुपरवाइजर होते हैं, जैसे आप लोग हैं या फिर नवनीत सर हो गए, तो नवनीत सर के अंडर में आप, पिंकी सर के अंडर में आप है ना, तो आप लोग सुपरवाइजर हो गए, या फिर इंजीनियर भी हो सकते हैं, ट्रेनिंग इंजीनियर हो सकते हैं। तो उसमें से आपका क्या हो जाएगा, परमिट होल्डर आप हो जाएंगे। समझ में आया, ट्रेनिंग मतलब होल्डर में, पहले होल्डर से उसके बाद रिसीवर में, फिर उसके बाद रिसीवर में आ जाता है। तो पहले कोई भी स्टेप है ना नीचे से, तो रिसीवर करेंगे, वो एक एक्सपर्ट बंदे होंगे जो कि केवल जो 2-3 लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है, परमिट होल्डर केवल एक लोकेशन, पार्टिकुलर लोकेशन देख सकता है, वो 2-3 लोकेशन नहीं देख सकता। अभी हमें हाँ, जो साइट पे वर्क हो रहा है उसमें क्या आजाद से क्या प्रिकॉशन है, केवल उसके बारे में ही वो जानेगा, वो दूसरा लोकेशन नहीं देखना है। सपोज हमारा काम चल रहा है सेल बिल्डिंग में, हमको काम करना है गैस यार्ड में, तो सेल बिल्डिंग के लिए अलग परमिट होल्डर रहेगा और गैस यार्ड के लिए अलग परमिट होल्डर रहेगा। अब परमिट रिसीवर वो सेल बिल्डिंग में देख सकता है, गैस यार्ड भी देख सकता है, दोनों जगह। परमिट रिसीवर सेल बिल्डिंग में दे सकता है और गैस यार्ड में दे सकता है, क्योंकि वो टॉप अप मैनेजमेंट का है तो उसके पास और भी सारा काम होगा। ठीक है, हमारे जैसे उसके बाद 2-4-10 वेंडर हो सकते हैं जो कि कौन होगा, परमिट इस बार 2-3-4 हो सकते हैं वेंडर। और हमारे अंडर में भी एक लोकेशन में काम नहीं कर सकता। अगर हमारी टीम ज्यादा है तो सपोज गैस में चलेगा, सेल बिल्डिंग एंट्रेंस चलेगा, पाइप रेक में चलेगा, तो उसके लिए हम अलग अलग 4-5 इंजीनियर रखें ना, 4 ट्रेनिंग इंजीनियर रख सकते हैं जो कि एक पार्टिकुलर देख सकता है और एक उसको रीड करेगा। समझ में आ गया, रिसीवर, होल्डर और इनिशिएटर में क्या अंतर है। इशूअर में इशूअर कौन होगा, क्लाइंट वाला, और हम कौन होंगे, रिसीवर, जो कि हमारे इंजीनियर टॉप अप के हैं, जैसे हमारे आराम से हैं, और आप लोग परमिट होल्डर। अब देखिए परमिट में क्या है ना कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले अगर हम परमिट नहीं लेते हैं तो सपोज हमारे साइड पे ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। अगर हम परमिट, अब देखिए इस ओवर का पता है ना कि सेल बिल्डिंग में क्या हुआ है, क्लाइंट वाले को अगर आप समझिए कि हमारे साइड पे कुछ भी दिक्कत होता है तो आपको पता होगा जिस लोकेशन आप काम कर रहे हैं, तो कल आज कोई दिक्कत हो गया तो कल हम परमिट लेने जाएंगे तो क्लाइंट के माध्यम से इन्फॉर्म करें ना कि आज हम उसमें उसको बताते हैं, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन होता है कि हमें बताएंगे, तब उसको हम समझाते हैं कि सर आज हमको ये काम करना है, तो अगर उस काम से कुछ होने वाला दिक्कत है तो परमिट इशूअर आपको परमिट नहीं देगा, तो मे भी आपका जान बच सकता है कि कुछ दिक्कत होगा। उसको पता है ना, वो रिन्यू का है ना, उसको सेल बिल्डिंग में क्या आज दिक्कत हुआ होगा, सपोज हम 6 बजे काम करके चले गए, 9 बजे कोई दिक्कत हो गया होगा, कोई गैस लीक हो गया या फिर कुछ भी हो गया है, तो उसको तो एटलीस्ट उसको इन्फॉर्म होता है क्लाइंट से। जब हम परमिट लेने जाएंगे तो उसको पता चल जाएगा कि सेल बिल्डिंग में काम करता है, सेल बिल्डिंग में इशू तो परमिट नहीं देगा, तो हम दूसरे लोकेशन पर काम करेंगे। अब समझ में आएगा इस रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है।
लगभग परमिट होल्डर, रिसीवर होल्डर को सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होता है, तीनों का मिला जुला के आएगा, तो उसका थोड़ा ज्यादा होता है। बाकी तीनों का है कि हमारे साइड पे क्या काम चल रहा है, उसमें क्या हजार्ड से, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेंगे, उसको जेएसए के बारे में, हीरे के बारे में, मैसेज सिस्टम के बारे में जानना चाहिए कि हमको कैसे ये काम को सेफली करना है। ठीक है, वर्क एट हाइट पे काम करने जा रहे हैं तो वर्क एट हाइट में क्या हजार्ड हो सकता है, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेंगे, तीनों को जाना जरूरी है। वेल्डिंग करना है, ऑर्बिटर वेल्डिंग करना है, फिर कुछ भी वेल्डिंग करना है, तो वेल्डिंग में क्या हजार्ड हो सकता है, उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन लेंगे, तीनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी जानना है। उसके लिए ये भी जानना जरूरी है कि हम इसके लिए क्या प्रिकॉशन एक नहीं लिए हैं। अगर उसमें से कोई बाईपास होता है तो सेफ्टी टीम काम करने देता है, या फिर आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिना बाईपास के काम ना करें, क्योंकि ये प्लांट है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको पूरा फुलफिल करके ही काम करना है। समझ में आ गया, कोई लफड़ा नहीं है। अब ये हमारा फोर्थ सेक्शन हो गया। हाँ सॉरी, एक इशू हम कर रहे हैं ना, परमिट इशू हो गया, इशू से रिसीवर से परमिट होल्डर, परमिट इशू हो गया, उसके बाद से रिसीव, जैसे में परमिट होल्डर इनिशिएटर हो गया, परमिट होल्डर और रिसीवर, ठीक है। उसके बाद क्लियरेंस क्या आता है, जैसे हम काम पूरा कर लेते हैं ना तो क्लोज करते हैं, परमिट क्लोज करते हैं ना, तो रिन्यू को बताते हैं कि आज मैंने इसका काम कंप्लीट कर लिया, तो उसको क्लियरेंस करते हैं, परमिट क्लोज करते हैं। अगर क्लियरेंस तब हम नहीं करते हैं जैसे में हम 6 बजे तक काम किए, अभी हम बात हुआ ना, तो पीयूष गया ना एक्सटेंड कराने के लिए, उसके बाद से एक्सटेंड होता है, वो एक्सटेंड होता है। तो सपोज हमारा 6 बजे तक परमिट का 1 घंटा का सेक्शन होता है, 1 घंटा के बाद फिर शिफ्ट चेंज होता है, तो इंजीनियर से सब कुछ चेंज हो जाते हैं क्लाइंट के माध्यम से, हमारे माध्यम से, तो उसके बाद क्या होता है, परमिट एक्सटेंड होता है। ठीक है, हिलाइए थोड़ा कम आप, तो परमिट एक्सटेंड करते हैं ना हम लोग 6 बजे 7 बजे तक, तो फिर 6 बजे 7 करेंगे, तो अगर हमारा काम ज्यादा बढ़ गया, फिर कुछ दिक्कत है तो परमिट हम एक्सटेंड करते हैं। उसके बाद से लास्ट में उसको कैंसिलेशन करते हैं, मतलब कि उसको परमिट क्लोज करते हैं। कैंसिलेशन तब होता है जब आप कुछ अनसेफ बिहेवियर करेंगे, फिर क्लाइंट के माध्यम से सेफ्टी टीम से कुछ देख लेगा, तो आपका परमिट कैंसिल भी होता है, तो पूरा आपका दिन बेकार चल जाएगा। ठीक है, या फिर कोई भी काम आप आज आप परमिट सुबह में मेंशन कर दें परमिट बुक में, आज मेरे को ऑर्बिटल वेल्डिंग करना है रेक पे, और आप गैस यार्ड में करेंगे, तो भी परमिट आपको चेंज करना पड़ता है उस केस में। समझ में आया, ये प्रोसेस क्या है, ये 4 सेक्शन में क्या है, इशू, रिसीप्ट, उसके बाद से क्लियरेंस, उसके बाद से कैंसलेशन, परमिट क्लोज। समझ में आ गया, ये सब प्रोसेस उसको फॉलो करना होता है। तो ये आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये परमिट टू बुक होगा हमारा, ये हमारा परमिट टू बुक हो गया। एक मिनट, ये इशू वर्क का समझ में आ गया, इशू वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उसके बाद से रिसिप्ट का, उसके बाद से क्लियरेंस, उसके कैंसिलेशन, और उसके बाद से कैंसिलेशन से पहले अगर मतलब 6 बजे तक काम चला तो नहीं, तो एक्सटेंशन आता है तो एक्सटेंशन कर लेंगे। समझ में आ गया। उसके बाद से हमारा प्रोसेस आता है A good permit system, only a good देखिए, only authorized person should be issue a good permit system, only as a good permit, sorry, as a person issuing it to be effectively, कब होता है इफेक्ट, वो देखिए only authorized person should be issue, जबकि वो authorized person issue करेगा। जैसे आज हम आपका परमिट होल्डर के लिए हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, तब आपको कल से ऑथराइज करेंगे कि आप परमिट होल्डर में काम कर सकते हैं। अभी आपको 10-15 दिन अभी तक आपने परमिट होल्डर का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया ना, क्यों, हम लोग नहीं देते हैं। जब आपको परमिट वर्क के बारे में बता देंगे, पूरा 1000 से एप्लीकेशन का है, उसके बाद में हम आपको ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आप ऑथराइज होंगे कि हम परमिट टू वर्क में साइन कर सकते हैं, परमिट ले सकते हैं, क्योंकि आपको अभी तक परमिट के बारे में पता नहीं है। आप बस जानते हैं कि बस एक पेपर आता है, साइन करके चल जाता है। ठीक है, हमको भी नहीं पता था, हमको भी किसी ने बताया, तो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, हाँ, परमिट नेस नेवर बी अमेंडेड, प्रिकॉशन टू बी टेकन बिफोर ऑथराइज, और परमिट कंडीशन मस्ट बी। ठीक है, ये हो गया परमिट टू वर्क सिस्टम। स्टाफ मस्ट बी ट्रेन कंप्लेंट, द सेफ सिस्टम इज मॉनिटरिंग सो दे कैन रिपीटेडली। मैं सब में आपको टॉपिक बता दिया हूं। ठीक है, अब हो गया ओपनिंग ऑयल गैस, हो गया आपका ओपनिंग गैस सिस्टम, नाइट्रोजन, कोई भी गैसेस आपके पास है, आइसोलेशन लॉक और टैग सिस्टम। ठीक है, तो अभी आप ये देख पा रहे हैं कि परमिट बुक हो गया हमारा। ठीक है, इसमें पहले मैं आपको बता देता हूँ सेक्शन क्या होता है। ये हमारा पहले परमिट नंबर होता है, जो कि हम डेली क्लाइंट से लेते हैं, जो कि हमारे पास अभी संजू भाई मांगते, मतलब कि रिक्वेस्ट करते हैं, तो परमिट नंबर आज का देता है। ठीक है, वो मेंशन होता है। जेएसए नंबर हम लोग कभी किसी भी काम करने से पहले हम लोग जेएसए करते हैं, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, पार्टिकुलर वर्क एट हाइट के लिए क्या आ जाए, क्या प्रिकॉशन हमारे पास ऑलरेडी है। तो एक बार आप लोग उसको डीपली देख लीजिएगा। वैसे मैंने बताता ही हूँ डेली कि वर्क एट हाइट पे जाना है, क्या करना है, यहाँ काम करना है, तो एक बार आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है अपने को। इसमें से जेएसए मेथड के बाईपास करके काम अपने को नहीं करना है। परमिट वैलिडिटी, आज का डेट टाइम, कब से कब तक, एग्जैक्ट लोकेशन जिस लिए है उस लिए,
उसके बाद से इन केस ऑफ मोशन ऑपरेटर एक्टिविटी सॉरी इलेक्ट्रिकल हाइट कवर करना है, रिगिंग करना है, तीनों इसमें आ जाता है, ठीक है। उसके बाद से डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, पूरा आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, जो कुछ भी करना है, हाउसकीपिंग से लेकर लिफ्टिंग शिफ्टिंग रिगिंग सिगिंग जो कुछ भी करना है डिटेल जाना पड़ेगा। क्या यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग फलाना, क्रेन लिफ्टिंग शिफ्टिंग कर रहे हैं तो क्रेन बाय यूजिंग फलाना, ऑर्बिटल वेल्डिंग कर रहे हैं, फिर आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं, पूरा डालना है, मेंशन करना। उसके बाद से एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट जैसे हमारा पीजीएस हो गया, ठीक है, एजेंसी आर1 हो गया, वायु हो गया, ये सब डालना है, ठीक है। उसके बाद से जनरल, ये इलेक्ट्रिकल, ये हॉट वर्क और ये रिगिंग। एक हमारा ये जो वर्क एट हाइट का ट्रेनिंग है, वर्क एट हाइट का परमिट है ना, इसमें 4 है, तो आप ले सकते हैं। अगर जनरल वर्क में काम करते हैं इसमें देखिए क्या लिखा हो। सबसे पहले क्या है कि जैसे कैरी आउट फॉर द टास्क एक्टिविटी एंड रिक्वायरमेंट मीट, ये क्या बोल रहा है कि क्या इस काम के जैसे लिया गया है और जैसे के अकॉर्डिंग ये क्या मैच कर रहा है, तो जब तक इसको टिक नहीं करता तो क्लाइंट वाला परमिट नहीं मिलेगा। जॉब सेफ्टी एनालिसिस मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में डिटेल, उसमें भी 5 स्टेप होता है। पहले हम जॉब को आइडेंटिफाई करते हैं, मेरे को वर्क एट हाइट करना है, अब वर्क एट हाइट पे क्या करना है, वेल्डिंग करना है, वर्क वेल्डिंग में क्या हजार हो सकता है, उसमें उसके लिए अगर वो 1000 को कंट्रोल नहीं करे तो उसके आउटकम क्या हो सकता है, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेंगे, उसमें से कौन कौन आदमी उसके चपेट में आ सकता है, उसमें पूरा मेंशन रहता है। समझ में आया? जैसे के बारे में आपको एक बार डिटेल बता दूंगा मैं। उसके बाद इस टीबीटी कंडक्टेड, हम लोग एवरीडे इस काम स्टार्ट करने से पहले टीबीटी कंडक्ट करते हैं ना, टूल वर्कशॉप, तो हम लोग बताते हैं ना कि आज हमारा क्या काम है। सर नवनीत सर बताते हैं काम क्या है, उसके बाद हम लोग बताते हैं कि उसका क्या प्रिकॉशन लेंगे, या फिर उसके बाद से डेली हम लोग एक एडिशनल टॉपिक लेके बात करते हैं ना। तो ये है सिर्फ एक्सेस एंड निगेस प्रोवाइड, क्या हम वर्क एट हाइट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक्सेस एंड निगेस दिए कि नहीं दिए, ये सब टिक आउट करना पड़ता है। अगर ये हम फॉलो अप नहीं करेंगे तो परमिट नहीं मिलता है। उसके बाद देखिए इक्विपमेंट टू बी वर्क ऑन हैज बीन क्लियर, जो भी हमारे पास इक्विपमेंट से सब कुछ फिट है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया। टैगिंग सिस्टम वगैरह भी देखना होता है ना, आपको पता है ना कि बिना यहाँ पे टैग का कोई काम नहीं चलता है। उसके बाद एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड इल्यूमिनेशन आर अवेलेबल, हम लोग यहाँ पे करते हैं वहाँ पे एडिक्वेट वेंटिलेशन मतलब हवा परफेक्ट रहता है ना हमारे पास, अभी कोई दिक्कत नहीं उसका। लाइटिंग वगैरह आप लोग देखते हैं कि जब हम काम करते हैं तो लाइट बोलते हैं लगाने के लिए, लगाना ही है, उसके बिना काम नहीं होता है, तो ये सब इसमें मेंशन रहता है। वर्क एरिया फ्री फ्रॉम डेब्रिस एंड ऑर्डर ऑन अदर मटेरियल हैज बीन रिमूव, वहाँ पे कोई ऐसा मतलब ऑब्स्टेकल जैसे पत्थर होता है, बोलते हैं ना कि हाउसकीपिंग करके काम करना, वहाँ पे कोई भी ऐसा अनवांटेड मटेरियल नहीं डालना, कम्बस्टिबल मटेरियल नहीं डालना, प्लास्टिक, ताकि कोई भी वेल्डिंग कुछ भी हॉट वर्क वहाँ पे गिरेगा तो आग लग सकता है, ये सब ओके करना पड़ता है, ये हमको वहाँ से नहीं रखना है। उसके बाद वर्क एरिया इज बैरिकेडेड, सेफ्टी साइनेज प्रोवाइडेड, हम लोग सेफ्टी साइनेज प्रोवाइड किया ना, आप देखेंगे पाइप उसके अनुसार वर्क एट हाइट हो रहा है तो वर्क एट हाइट के अनुसार, फिर वहाँ पे जो भी है कि बैरिकेड करने के लिए बोलते हैं, तो सब ये परमिट में ही है। अगर इसको फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी 100% दावा से बोल सकता हूँ ना कि इंसिडेंटेड मात्र 0.01% रहेगा, अगर हम इसको फॉलो करके काम करें तो, जैसे एज पर जैसे मेथड में हिरा के अकॉर्डिंग काम करें तो 0.01% बस रहेगा, बस आप लोग के ऊपर रहेगा तो ऑनसेट कंडीशन को बस रोक देना है। इस एरिया हैविंग एडिक्वेट लाइटिंग हो गया, रिक्वायरमेंट पीपी जरूर, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो पीपी बोलते हैं ना, हॉट काम करना है तो आपको एप्रॉन पहनना है, गॉगल्स पहनना है, ये पहनना है, वो पहनना है, शूज पहनना है, ये सब सेम टू सेम। उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल में काम करते हैं तो हैज द इक्विपमेंट बीन भी डीएनएजाइज्ड लोटो, हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी ऐसा काम करना है डीजीओजी में तो पहले उसको कट आउट करना है, कोई पैनल में काम करना है पहले डीजी से कट आउट करना है। तो ये सब अगर वर्क एट हाइट पे हम लोग ले रहे हैं तो आर द वर्क एरिया गोइंग बी सॉरी आर ऑल द वर्कर गोइंग हैज हाइट फिट फॉर वर्क, हम लोग बोलते हैं ना हाइट फोबिया बिना टेस्ट के वर्क एट हाइट नहीं आना है, तो हाइट फोबिया मतलब कि हाइट फोबिया मतलब होता है जैसे वर्कर को ऊपर जाने में डर लगे या ऊपर जाने के बाद नीचे, हाँ, तो हम लोग आप सभी का हाइट टेस्ट हमने करवा ही दिया, ठीक है। तो हम लोग हाइट पे जाते हैं तो उसके लिए हाइट फोबिया होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। उसके बाद से हाइट पे अगर हमको काम करना है तो प्रॉपर एक्सेस एंड इग्रेस होनी चाहिए, अगर हम सीरीज यूज कर रहे हैं तो सीरीज का कंडीशन सही होनी चाहिए। ये सब एक बार आप भी उसको देख लीजिएगा, जैसे हीरा को भी देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करते रहते हैं इस चीज पे, ठीक है। तो हमारा आज का ये पीटीडब्ल्यू का ट्रेनिंग समाप्त हुआ। अगर आपको कोई ऐसा डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, बाकी मैं उसमें डिस्कस करते रहेंगे हम परमिट वर्क के बारे में, जो भी हमारा काम अभी हमारा हॉट वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क चल रहा है तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद अभी हमारा काम जैसे चेंजेस होगा, जैसे मैं गैस लाइन में हम जाएंगे लोग तो गैस के साथ हमको काम करना है, तो उसके लिए हम लोग सेपरेट ट्रेनिंग मिलते रहेगा आपको, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब बताइए आपको कोई डाउट है इसके अलावा?
देख लेते हैं एक बार। हाँ, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले परमिट, हाँ। उसके बाद नहीं तो अगर हमारे क्लाइंट देख लेंगे तो पेनल्टी हो सकता है, या फिर मैं भी देख लूंगा तो काम रोक देते हैं। ऑलरेडी आप पूछ सकते हैं पिछले बंदे से, बिना परमिट का होता तो मैं मेल भी कर देता हूँ, क्योंकि सपोज हमारे ऊपर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी यही काम है। आपको जैसे आते हो अपना काम करते हो, बिल्डिंग करते हो, टाइम से करते हो, अपना सब कुछ मेंटेन करते हो ना, वैसे हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हमारा बंदा सेफ रहे और जो डॉक्यूमेंट फॉलो हो रहे नहीं रहे। हमारी ये मजबूरी है, हमारा यही काम है, हमारा यही काम है, मजबूरी यही है कि आप लोगों को सेफ रखना नहीं और अपने को सेफ आपका काम सही होगा तो हम लोग सेफ है। ठीक है। तो आज के इतना ही, आप बताइए कुछ डाउट है? नहीं है? चलिए ओके, धन्यवाद। ऐसे भी होगा तो मैं आपसे